दोस्तों दुनिया में बहुत सारे मुश्किल काम हैं एंड इस चीज़ के बारे में हर इंसान का डिफरेंट ओपिनियन होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा काम भी है जिसमें अगर एक भी गलती होगी तो शायद उस गलती की सज़ा मौत होगी। एंड वो काम है डबल एजेंट या स्पाई या जासूस का, जो भी आप कह लो। एंड ये काम कितना रिस्की है ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की इस वीडियो में आपको एक डबल एजेंट के बारे में बताऊंगा जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। एंड वो इम्पैक्ट क्या था उसके लिए आपको वीडियो फुल देखनी पड़ेगी। एंड गाइज इस चैनल पे मैंने स्पाई सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं स्पेसिफिकली डबल एजेंट्स की स्टोरी के बारे में बात करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स ये स्पाई सीरीज का एपिसोड 1 है एंड इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिचर्ड सोर्स की, द मास्टर स्पाई ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिचर्ड 4 अक्टूबर 1895 में अजरबैजान के छोटे से शहर बाकू में पैदा हुआ। रिचर्ड सबसे छोटा था अपने 8 भाइयों में एंड रिचर्ड के फादर का नाम गुस्ताव वेलहाइम था जो कि जर्मन माइनिंग इंजीनियर थे। एंड रिचर्ड की मदर बेसिकली रशियन थी। एंड एक बात बताना भूल गया कि 1895 में अजरबैजान रशियन एम्पायर में आता था। 1898 में जब रिचर्ड सिर्फ 3 साल का था उसके फादर अपनी फैमिली को लेकर वापस से जर्मनी में शिफ्ट हो गए क्योंकि उसके फादर का वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। एंड अगर आसान अल्फाजों में कहूँ तो जैसे आजकल होता है कि आप दुबई या किसी कंट्री में जाते हो वर्क वीज़ा पे, तो जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो आप मज़ीद काम नहीं कर सकते उस कंट्री में। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आता है, या तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर लो या आप वापस से अपनी कंट्री में आ जाओ। रिचर्ड हमेशा अपने फादर को एक पॉलिटिकल व्यू से इंट्रोड्यूस करता था। इसके बाद रिचर्ड की लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है लाइक उसकी स्टडीज़, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन 1907 में रिचर्ड के फादर की डेथ हो जाती है। ये रिचर्ड सॉर्गे की अर्ली लाइफ थी जो कि मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी। एंड अब फुल फोकस होगा हमारा रिचर्ड पे। सो रिचर्ड अक्टूबर 1914 में इंपीरियल जर्मन आर्मी में चला जाता है जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी। 18 साल की उम्र में रिचर्ड ने थर्ड गार्ड डिवीजन में एज अ बटालियन ड्यूटी की। फिर 1915 में रिचर्ड वेस्टर्न फ्रंट की वॉर में चला गया। रिचर्ड की बहादुरी देखते हुए उसे ईस्टर्न फ्रंट पे भेज दिया जाता है एंड साथ ही साथ रिचर्ड को कॉर्पोरल रैंक पर भी प्रमोट कर दिया जाता है। 1917 में रिचर्ड बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। बेसिकली एक शार्पनर गन होती है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुई थी एंड वो बहुत ख़तरनाक गन होती है। उसको चलाने के लिए रिचर्ड ने अपने हाथ की 3 उंगलियां एंड अपनी दोनों टांगों को ज़ाया कर दिया उस गन को चलाने के लिए। एंड इससे आपको रिचर्ड की ऑब्सेशन का पता चल गया होगा कि वो अपनी ड्यूटी किस तरह करता है एंड काम को लेकर रिचर्ड का कितना ऑब्सेशन है। इस सब के बाद रिचर्ड को उसकी बहादुरी के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं जैसे कि आयरन क्रॉस, सेकंड क्लास एंड और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। एंड अब रिचर्ड की जिस तरह की हालत हो गई थी वो और ज़्यादा आर्मी में काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे आर्मी से भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रिचर्ड ने सिर्फ 3 साल आर्मी में काम किया था एंड इन 3 सालों में रिचर्ड ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते एंड उसने आर्मी में बहुत सारी प्रमोशंस भी देखी। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए रिचर्ड ने आर्मी छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा वॉर स्टडीज़ की एंड उसने जर्मनी के मशहूर प्रोफेसर एंड सोशलिस्ट के अंडर एज असिस्टेंट भी काम किया। एंड रिचर्ड ने बहुत सारी इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज को भी ज्वाइन किया हुआ था। एंड इस सब के बाद रिचर्ड बर्लिन में शिफ्ट हो जाता है। 1919 में रिचर्ड ने पॉलिटिकल साइंस में अपनी स्टडीज कंप्लीट की। रिचर्ड को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लेकिन इसी पॉलिटिक्स की वजह से रिचर्ड की टीचिंग एंड कोल माइनिंग वाली जॉब दोनों ख़त्म हो गई। एज रिचर्ड बहुत ज़्यादा स्मार्ट था तो सोवियत इंटेलिजेंस ने रिचर्ड को एज अ एजेंट हायर किया एंड नॉर्मल लोगों के लिए रिचर्ड को एज अ जर्नलिस्ट ही शो किया सिर्फ। एंड ये जो बात थी कि सोवियत इंटेलिजेंस ने रिचर्ड को हायर किया, इस बात को बहुत सीक्रेट रखा गया था। अब ये जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, इस टाइम पे जो भी कंट्रीज थी वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को ट्रैक करती थी ताकि उन्हें एज अ डबल एजेंट हायर किया जा सके एंड दूसरी कंट्री के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। क्योंकि उस टाइम पर ये सीन था कि कोई भी कंट्री किसी भी टाइम दूसरी कंट्री पर अटैक कर सकती थी। एंड उस टाइम पर यह भी देखा जा रहा था कि जापान एंड डिफरेंट कंट्रीज़ काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ पे कब्जा करती
बढ़ती जा रही थी। सो आपको जितने भी डबल एजेंट्स की स्टोरी के बारे में पता लगेगा वो ज़्यादातर वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के ही होंगे। रिचर्ड 1920 से 1922 तक सॉलेजिन सिटी में ही रहा एंड वहाँ पर कुछ लोगों ने रिचर्ड को स्पाई के बारे में सब कुछ बताया एंड सब कुछ सिखाया कि इंटेल कैसे कलेक्ट करते हैं एंड बेसिकली जो एक स्पाई का काम होता है वो सब उन लोगों ने रिचर्ड को सिखाया। 1921 में रिचर्ड क्रिस्टीन से शादी कर लेते हैं एंड ये दोनों फिर फ्रैंकफर्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। क्रिस्टीन बेसिकली उन लोगों में से थी जो रिचर्ड को स्पाई की ट्रेनिंग दे रहे थे। 1922 से 1924 तक रिचर्ड बहुत सारे इंटेल्स कलेक्ट करता है अबाउट बिजनेस कम्युनिटी एंड और भी बहुत सारे इंटेल्स होते हैं। 1924 में रिचर्ड को एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि केडीपी की एक मीटिंग होती है जिसमें जो भी लोग आ रहे हैं उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रिचर्ड की है। एंड बाय द वे केडीपी स्टैंड फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इस केडीपी की मीटिंग में रिचर्ड को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है एंड केडीपी का एक सीनियर ऑसिफ रिचर्ड को केडीपी ज्वाइन करने की ऑफर देता है, लेकिन अभी रिचर्ड केडीपी को ज्वाइन नहीं करता एंड सेम ईयर रिचर्ड एंड क्रिस्टीन दोनों मॉस्को में शिफ्ट हो जाते हैं जो कि रशिया में है एंड इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन भी कर लेते हैं। एंड अभी आप ये समझ लो कि ये जो इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट है ये बहुत सीक्रेट डिपार्टमेंट था उस टाइम का, जिसमें डबल एजेंट्स को हायर किया जाता था। रिचर्ड अपने काम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था एंड वो अपने काम को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रखता था एंड इसी वजह से शादी के 2 साल बाद रिचर्ड एंड क्रिस्टीन का डाइवोर्स हो जाता है। ईयर 1925 में रिचर्ड सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करता है जिससे रिचर्ड को सोवियत सिटीजनशिप मिलती है। एंड ये जो मैं बार बार सोवियत यूनियन बोल रहा हूँ बेसिकली सोवियत यूनियन आज के टाइम का रशिया है एंड 1925 में रिचर्ड को रशिया की सिटीजनशिप मिली थी क्योंकि रिचर्ड खुद जर्मनी का था एंड अगर रिचर्ड रशिया की सिटीजनशिप नहीं लेता तो रिचर्ड को काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करने पड़ते उस कंट्री में। इस वजह से रिचर्ड के लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था कि उस कंट्री की सिटीजनशिप लेना। कुछ सालों बाद व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो जाती है एंड जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का न्यू लीडर बनता है। ईयर 1929 में रिचर्ड को इन्वाइट किया जाता है कि वो रेड आर्मी को ज्वाइन कर ले एंड रेड आर्मी सोवियत यूनियन की आर्मी एंड एयर फोर्स को कहते हैं जो कि कंबाइन होती है। रिचर्ड को अब काफ़ी ज़्यादा डबल एजेंट की ट्रेनिंग मिल चुकी होती है एंड रिचर्ड को 1930 में चाइना में भेजा जाता है जहाँ पर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एंड रिचर्ड चाइना में ऑलमोस्ट 3 साल काम करता है। रिचर्ड के इतने अच्छे काम को देखते हुए रिचर्ड को वापस से मॉस्को में ले आते हैं एंड रिचर्ड ने 3-4 शादियां की थी एंड रिचर्ड जब वापस मॉस्को आ रहा था तब वो आते हुए एक चाइनीज़ लड़की को भी ले आता है जिससे वो मॉस्को में शादी करता है। इस सब के बाद रिचर्ड को शॉर्ट टाइम के लिए डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता है एंड 1933 में रिचर्ड को जापान में भेजा जाता है जहां पर रिचर्ड सक्सेसफुली जर्मन एम्बेसी में चला जाता है एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर जो कि टोक्यो में है। अब देखो रिचर्ड का जापान में जर्मन एम्बेसी में जाने का एक ही मकसद था कि रिचर्ड एक ही जगह रहते हुए जर्मनी और जापान दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेगा। कुछ सालों बाद अराउंड 1938-1939 तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है हिटलर की तरफ से एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटेन, जापान, रशिया, जर्मनी, अमेरिका ये सब भी वर्ल्ड वॉर 2 में आ जाते हैं। ईयर 1941 में रिचर्ड सोवियत यूनियन को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट जैपनीज मिलिट्री। रिचर्ड सोवियत यूनियन को बताता है कि जापान का भी कोई इरादा नहीं है सोवियत यूनियन पर हमला करने का क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हर कंट्री को यही टेंशन होती थी कि कौन सी कंट्री उन पर कब हमला कर दे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से सोवियत यूनियन को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। असल में बात ये थी कि 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी एंड उसने मॉस्को पर भी अटैक शुरू कर दिया था। तो रिचर्ड की इस इंफॉर्मेशन के बाद सोवियत यूनियन अपनी आर्मी को वेस्टर्न फ्रंट से हटा मॉस्को भेज देती है जर्मन के अगेंस्ट। अब वेस्टर्न फ्रंट पर आर्मी लगाने का मेन रीज़न था ये कि कोई पता नहीं कि जापान कब सोवियत यूनियन पर अटैक कर दे एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी, इटली और जापान वो थे एक्सेस पावर और जो ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन थे वो थे एलाइड पावर। सो अगर एलाइड पावर में से कोई भी अगर जर्मनी पर अटैक करता था तो इन रिस्पॉन्स इटली और जापान उस कंट्री पर अटैक कर देते थे। सो ये एक मेन रीज़न था कि उन्हें अपनी आर्मी जापान के बॉर्डर्स पर लगानी पड़ी। इस सब के बाद रिचर्ड का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बेसिकली 1941 में सोवियत यूनियन का एक स्पाई नेटवर्क होता है एंड उसी में से कोई रिचर्ड को एक्सपोज कर देता है जापान के सामने कि कैसे रिचर्ड जापान की इंफॉर्मेशन सोवियत यूनियन को दे रहा है। ये सब होने के बाद जापानीज अथॉरिटीज रिचर्ड को फौरन अरेस्ट कर लेती है एंड घंटों तक रिचर्ड को इंटेरोगेट किया जाता है एंड फाइनली 1944 में रिचर्ड को मौत की सज़ा दी जाती है। एंड ये जो 1941 से 1944 का टाइम था इस टाइम में रिचर्ड को जेल में रखा जाता है एंड उसे काफ़ी टॉर्चर वगैरह किया जाता है। रिचर्ड के
आखिरी अल्फाज यही थे कि उसने सोवियत यूनियन के साथ बिना किसी गर्ज के वफादारी निभाई। रिचर्ड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर टू में। अगर रिचर्ड सोवियत यूनियन को वो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो शायद सोवियत यूनियन मॉस्को को नहीं बचा पाती। लेकिन रिचर्ड की इस इंफॉर्मेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। एंड रिचर्ड की पर्सनैलिटी के बारे में भी कोई इतना नहीं जानता था क्योंकि रिचर्ड अपने काम से काम रखता था। वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन रिचर्ड के काम को एक्नॉलेज करती है एंड रिचर्ड को 1964 में हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का टाइटल भी मिलता है। इस सब के बाद रिचर्ड पे बहुत सारी बुक्स लिखी जाती है, बहुत सारी फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज बनती है एंड रिचर्ड की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स थी उनके बारे में लोगों को बताया जाता है। एंड ये थी स्टोरी एक डबल एजेंट की। एंड हर डबल एजेंट की एंडिंग अच्छी नहीं होती। एंड इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने भी फर्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो बनाई है एंड मुझे कुछ नहीं पता कि ये वीडियो कैसी बनी है एंड इस पर मुझे कैसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड शेयर कर देना। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए या मुझे एक नॉर्मल पैटर्न ही रखना चाहिए वीडियोस का। एंड वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा मुझे सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।